अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब आप ऐसा करें कि बुक में आए, पेज पहले आए पहले पेज पे, रिकॉग्निशन, पहला पेज करंट टैक्स रिकॉग्निशन। पॉइंट नंबर 2 देखें, मैंने टेबल बनाया हुआ है। ये है जो पिछली क्लास में फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू OCI वाला सवाल कराते हुए समझाया था कि वो आइटम्स जो हम OCI में लेके जाते हैं उन पे जो करंट टैक्स है वो भी OCI में जाएगा। और एक चीज जो भी बताई नहीं है वो कल वाली क्लास में लाऊंगा, IFRS 2 की। IFRS 2 में भी कहीं ना कहीं करंट टैक्स आएगा उन आइटम्स पे जो हम डायरेक्टली इक्विटी में लेके जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट उसके लिए लिखा हुआ। और तीसरा पॉइंट, अदरवाइज करंट टैक्स P&L में आता है। ये अभी पिछली क्लास में बताई थी बात। अच्छा, सेम बात मैंने डेफर्ड टैक्स में भी लिखी हुई है, तो उसके लिए आप आए पेज 6 पे। पेज 6 के एंड पे देखें, शायद ये बात आ रही हो। डेफर्ड टैक्स शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉलोज, एक टेबल बनाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह का। 6 के एंड पे है कि 7 के स्टार्ट पे, पता नहीं। 6 के एंड पे है, तो सेम बात लिखी हुई है जो भी पिछली क्लास में सिखा दी कि उन आइटम से रिलेटेड डेफर्ड टैक्स, जो आइटम्स हम OCI में ले जाते हैं तो डेफर्ड टैक्स भी OCI में जाएगा। वो आइटम्स जो हम डायरेक्टली इक्विटी में लेके जाते हैं, कन्वर्टेबल डेट अभी बताने लगा हूं, उसका डेफर्ड टैक्स भी इक्विटी में जाएगा, अदरवाइज P&L में जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आए पेज 10 पे। ये मैंने ना कुछ आइटम्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन की हुई है अलग से, जिनमें से मैंने अभी आपको जो जो सिखाया बस वो पढ़ा देता हूं। पेज 10 पे देखें, एक शेडेड सा बड़ा सा टेबल बनाया हुआ मैंने। पेज 10 11 कहां है? पेज 10, डिटेल डिस्कशन ऑन सर्टेन आइटम्स। 9 कैसे शुरू हो रहा है? डिटेल डिस्कशन ऑन सर्टेन आइटम्स। अच्छा, इसमें आगे चलते जाएं। पहले तो बिजनेस कॉम्बिनेशन पे मैंने काफी सारी अंग्रेजी लिखी हुई है, ये इंशाल्लाह कल आएगी बारी इसकी। फिर देखें एसेट्स कैरिड एट फेयर वैल्यू, मिला? ये सारा पढ़ लें, सारा एसेट्स कैरिड एट फेयर वैल्यू। ये मैं पिछली क्लास में आपको सारा बता चुका। जी अच्छा, इससे कोई 2-3 पैराग्राफ आगे मैंने हेडिंग दी है कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की, या कन्वर्टेबल दी होगी, कन्वर्टेबल डेट। तो 2 पैराग्राफ पे भी लिखे हैं आगे नजर। पहले समझ लें, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत पुरानी बात है, वो कंसोलिडेशन से पहले की। कन्वर्टेबल डेट, अगर हमने कुछ डिबेंचर इशू किए हैं 400 मिलियन के और वो कन्वर्टेबल हैं, तो इसकी अकाउंटिंग का तरीका ये होता है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं, इग्नोरिंग कन्वर्जन, उनकी पीवी निकालते हैं मार्केट रेट पे। जो आंसर आता है मिसाल के तौर पे 330, इसको हम फाइनेंशियल लायबिलिटी बना लेते हैं और जो बाकी है वो हमारा इक्विटी कंपोनेंट बन जाता है। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाया था, मेरा ख्याल है कुछ 60 लेक्चर पुरानी बात है। और अगर इनिशियल एंट्री करें तो कैश डेबिट 400, फाइनेंशियल लायबिलिटी 330 और इक्विटी कंपोनेंट 70। उसके बाद इस लायबिलिटी के साथ IFRS 9 अमोर्टाइज कॉस्ट वाला ऑनवर्ड सलूक होना शुरू हो जाएगा। ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स IAS 32 में बताया था। अब हम IAS 12 की डिस्कशन करते हैं। जब हम डिवेंचर्स लायबिलिटी को डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में लिखेंगे तो चलो अभी जितना सामने लिखा है उसी की बात कर लेते हैं। डिवेंचर्स की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी? 330। टैक्स बेस वो पूरी 400 आ रही होगी। वो टैक्स पर्पसेस के लिए तो लोन 400 का है। तो अब ये जो डिफरेंस आ जाएगा, क्या ये डिफरेंस कहीं P&L में गया? इक्विटी में गया ना, तो इस डिफरेंस की वजह से डेफर्ड टैक्स भी आएगा, वो भी इक्विटी में, इसी में जाके नेट हो जाएगा। OCI में नहीं गया, ये इक्विटी में गया है। तो वो जो कन्वर्टेबल की इनिशियल रिकॉग्निशन पे ही हम इक्विटी कंपोनेंट बना लेते हैं, तो हम उस दिन हमारे और टैक्स वालों में उसी दिन रास्ते जुदा हो जाते हैं। हम लायबिलिटी 330 से आगे तक पहुंचाना शुरू करते हैं, टैक्स वाले 400 से चलाते हैं। तो वो जो इसमें 70 का डिफरेंस आ गया इस इक्विटी आइटम की वजह से, तो उसका डेफर्ड टैक्स भी इक्विटी आइटम ही को जाके खाएगा। तो पिछले लेक्चर वाली बात, हम इस एंट्री में 70 की बजाय
इसको नेट ऑफ टैक्स लिखेंगे और साथ ही डेफर्ड टैक्स क्रेडिट करते हैं। ये इस कन्वर्टेबल डेट में लिखा हुआ है और आप ये अंग्रेजी पढ़ के तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 ज़बानी देख लें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 ज़बानी देख लें, क्योंकि वैसे भी आपको याद तो होगा नहीं, तो ज़बानी देख लें। पहले ये चैप्टर में अंग्रेजी पढ़ लें जो 2 पैराग्राफ लिखे हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 सारा ज़बानी देख लें सोल्यूशन।
हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 11। ओके, अच्छा जी, अब आपको मैं बताता हूँ। हाँ जी, अब आए आप चैप्टर में, पेज 6 पे, पेज 6। ये जहां मैंने बड़ी सी हेडिंग रिकग्निशन की दी है, पेज 6 के टॉप पे पहुंचे। इसमें एक हेडिंग है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसमें काफी सारी अंग्रेजी लिखी है, और एक हेडिंग है डेफर्ड टैक्स एसेट, उसमें काफी सारी अंग्रेजी लिखी है। पहले डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाली एक बात बताता हूं। अगर टैक्सेबल डिफरेंस है तो हम बना रहे होंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नहीं बनानी। एक एक्सेप्शन है गुडविल, वो कल जब मैं आपको कंसोलिडेशन से मिक्स करके बताऊंगा ना IAS 12, उसकी रीजन तब बताऊंगा। दूसरी चीज है ऐसा एसेट और लायबिलिटी जिसको टैक्स वाले कभी भी किसी भी नाम से, किसी भी रास्ते से, किसी भी शक्ल में इनकम स्टेटमेंट में लाएंगे ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर हमने बिजनेस के लिए एक गाड़ी खरीदी, ये जो एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अराइजेस फ्रॉम, नंबर ए गुडविल, ये कल बताऊंगा। नंबर बी इनिशियल रिकग्निशन। ये जो सारी अंग्रेजी लिखी हुई है ना, इसका मतलब बता रहा हूं, अंग्रेजी पढ़नी हो तो पढ़ लेना, लेकिन इसका मतलब बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ऐसा एसेट और लायबिलिटी, बल्कि एसेट कह लेते हैं, जिस पे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से कोई भी इनकम स्टेटमेंट में डिडक्शन अलाउ नहीं करनी। मिसाल के तौर पे हमने एक गाड़ी खरीदी और टैक्स वालों ने कहा कि ये गाड़ी आपने बिजनेस पर्पसेस के लिए नहीं खरीदी, हम नहीं मानते, ये तो सेठ साहब यूज करते हैं, तो उसकी वो कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। तो हमारी बुक्स में तो वो एसेट आएगा, डेप्रिशिएट भी होगा, लेकिन टैक्स वाले उस पर कोई डिडक्शन अलाउ करेंगे ही नहीं। तो उसकी टैक्स बेस क्या होगी? जीरो। तो जब टैक्स बेस जीरो होगी तो उस पर टैक्सेबल डिफरेंस आ जाएगा, तो डेफर्ड टैक्स बन जाएगा। क्या कॉन्सेप्चुअली उस पर डेफर्ड टैक्स बनना चाहिए? क्यों नहीं? तो ऐसे एसेट को हम एक्सेप्शन कह के अपनी टेबुलर वर्किंग और टैक्स साइड पे कर देंगे। ये मैंने जब आपको कल टेबुलर वर्किंग बताई थी तो उसमें एक पॉइंट कहा था कि एक्सेप्शन को इस टेबल में नहीं लिखना। दोबारा सुन लें, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बनाया करते हैं अगर टैक्सेबल डिफरेंस है तो, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन गुडविल है, वो कल बताऊंगा, और एक एक्सेप्शन ऐसा एसेट जिसपे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी नाम से, किसी भी रास्ते से कोई डिडक्शन देनी ही नहीं है। क्या राइट ऑफ यूज भी इसमें आएगा? नहीं, टैक्स वालों ने वो लीज पेमेंट्स के नाम पे डिडक्शन दे देनी है, तो राइट ऑफ यूज नहीं इसमें आएगा। आलो के 2 साल पहले IAS चेंज हो गया था और राइट ऑफ यूज और लीज लायबिलिटी को उसने इस पॉइंट बी के पॉइंट 3 में कवर कर लिया था। ये 2 साल पहले ऐड हुआ था, उससे पहले ये नहीं होता था। ये उन्होंने राइट ऑफ यूज को कवर करने के लिए अंग्रेजी लिखी थी। लेकिन ये जो बी की सारी अंग्रेजी लिखी है ना, इसका लुबेलुबाब ये है कि ऐसा एसेट जिसपे टैक्स वालों ने कभी भी किसी भी साल में, किसी भी नाम से, किसी भी रास्ते से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं करनी, वो एक्सेप्शन होगा, और डेफर्ड टैक्स की टेबुलर वर्किंग करते हुए उसको कर देंगे हम साइड पे। ये मैंने इसमें एग्जाम्पल एग्जाम नोट करके भी लिख दी हुई है। इसी तरह मैंने मिसाल तो गवर्नमेंट ग्रांट की लिखी है क्योंकि IAS में गवर्नमेंट ग्रांट की मिसाल थी, लेकिन इसकी मिसाल जनरलाइज कर लेते हैं हम। ऐसी एडवांस इनकम जो हमारी बुक्स में लायबिलिटी के तौर पे आ रही है, लेकिन वो इनकम एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। एडवांस इनकम डेफर्ड टैक्स एसेट में देखें, इसी तरह का एग्जाम नोट का डब्बा बना हुआ है डेफर्ड टैक्स एसेट में।
इसी तरह का एग्जाम नोट का डब्बा बना हुआ है, उसके अंदर मिसाल क्या लिखी हुई है, गवर्नमेंट ग्रांट। वो मैंने गवर्नमेंट ग्रांट इसलिए लिखी है क्योंकि उस पर ओरिजिनल आईएएस में गवर्नमेंट का जिक्र है, लेकिन मैं जनरलाइज के ऐसी एडवांस इनकम, एडवांस जो हमारे उसमें लायबिलिटी आ रही है, लेकिन वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, लेकिन वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। तो टैक्स बेस की डेफिनेशन पूरी करें उस पर, तो क्या टैक्स बेस आएगी, एडवांस इनकम आ रही है, लेकिन वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। कैरिंग अमाउंट माइनस वो अमाउंट जिस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो सारी की सारी पे नहीं लगेगा, तो जीरो हो जाएगी ना, तो टैक्स पे जीरो हो जाएगी, लेकिन उस पर डेफर्ड टैक्स कॉन्सेप्चुअली आना चाहिए। क्यों? तो उसको भी हम एक्सेप्शन कह के साइड पे कर देंगे। ऐसी एडवांस इनकम जो हमारी बुक्स में लायबिलिटी आ रही है, लेकिन वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो उसको भी एक्सेप्शन कह के साइड पे करना पड़ेगा। तो ये दो एक्सेप्शन के डब्बे याद रख लें जी। अच्छा, एक और चीज, ये भी एग्जाम में टेस्ट हो चुकी हुई है, डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बनाते हैं हम? क्योंकि हमें कल को टैक्स में फायदा होगा। कैरेट फॉरवर्ड लॉस पे डेफर्ड टैक्स एसेट क्यों बनाते हैं? ताकि कल को जब हम उसको ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कह के लेस करेंगे तो टैक्स कम बनेगा। लेकिन अगर हमें उम्मीद है कि अगले 5-10 साल हम लॉसेस से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, और ये जो अभी का कैरेट फॉरवर्ड लॉस है ये जाया हो जाएगा। क्यों जाया हो जाएगा? क्योंकि टैक्स वालों ने तो 6 साल की लिमिट दे दी। तो अगर हमें उम्मीद है कि कल को हमने लॉसेस उठाने हैं और हम इसका बेनिफिट ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर डीटीएन नहीं बनाएंगे। ये डेफर्ड टैक्स एसेट का लास्ट पैराग्राफ पढ़ लें, ये एग्जाम में टेस्ट हो सकती है, बात हो भी चुकी है। टू द एक्सटेंट वाला, यानी हम डेफर्ड टैक्स एसेट जरूर बनाएंगे, लेकिन टू द एक्सटेंट दैट इट इज प्रोबेबल। जी पढ़ा? अच्छा जी, पेज 1 2 3। ठीक है, पेज 12 पे आ जाए। पेज 12। अब मैं चूंकि डिस्क्लोजर की तरफ ले जाने लगा हूं, अब इसमें ना थोड़ी सी चीजें सीफैप लेवल की रह गई, यानी आईएफआरएस 2 और मेनली आईएफआरएस 2 और कंसोलिडेशन, वो कल बताऊंगा। तो अब मैं आपको ना डिस्क्लोजर की तरफ ले जा रहा हूं। तो पेज 12 पे एक बार आप फिर एक रिकैप देख लें, जो हम कल परसों से करते आ रहे हैं और जो आज बता दिया। ये वही टेबुलर वर्किंग जो डेफर्ड टैक्स की बना रहे होते हैं हम। इसके देखिए एग्जाम नोट्स में, टिप्स में सबसे आखिरी वाली चीज, जो एक्सेप्शन वाली आइटम है वो भी हम टेबल में नहीं लिखेंगे। और ये जो आखिर में डीटीए का टी अकाउंट बनाया हुआ है, ये वही अब सब कुछ बताने के बाद अब ये शक्ल बन गई उसकी। बीटीसीडी आ रहा होगा, कोई ओसीआई आइटम है तो उस पर टैक्स आ रहा होगा, कोई इक्विटी में डायरेक्टली जाना है जैसे कन्वर्टेबल का था तो उसका टैक्स आ रहा होगा, या आईएफआरएस 2 पढ़ा दूंगा तो वो भी डायरेक्टली इक्विटी में जाना होगा। और फिर बैलेंसिंग फिगर किया करेंगे तो डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर आएगा। ठीक है, चलें अब डिस्क्लोजर की तरफ आते हैं। सीफैप में ना ये दो ही टॉपिक, एक ही टॉपिक है आईएस 12 जिसका नोट टेस्ट होता है, वरना नोट्स टेस्ट होते हैं कैफ में। ये मैं सामने स्क्रीन पे दिखाता हूं।
अच्छा, ये मैं अभी ना सामने स्क्रीन पे खोलता हूँ, एक लाइन मैंने अभी अमेंड की है, तो वो बुक में हाथ से लिख लीजिएगा। फिर मैं लिखता हूँ, अभी खोलता हूँ। यार ये रेहान चाहिए। हाँ, ये प्रोजेक्ट खोलना ना। ये वही टॉपिक है जिसका नोट टेस्ट होता है। तो इसके होते हैं दो नोट्स, एक जो एसओएफपी के अंदर ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट है ना, इसने एसओएफपी में जाना है, और ये एसओएफपी में नॉन करंट में आता है। डीटीएल है तो नॉन करंट लायबिलिटीज में आएगा, डीटीए है तो नॉन करंट एसेट्स में आएगा। कंसोलिडेशन के कुछ सवालों में भी देखा था आपने। एक इसका नोट होता है और एक डिस्क्लोजर बनता है वो जो इनकम स्टेटमेंट के अंदर, ये एक इसका नोट बनता है। यानी एक नहीं नजर आ रहा, एक जो एसओएफपी के फेस पे डीटीएल या डीटीए आना है, एक उसका नोट है, और एक जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे टैक्स एक्सपेंस आना है, एक इसका नोट है। दो नोट है, और ये आपको सवाल में पहचानना पड़ेगा कि कौन सा नोट मांगा हुआ है। जैसे अभी मैंने फाइल खोली हुई है तो दिखा देता हूं। ये था जी रिसेंट अटेम्प्ट का IAS 12 का सवाल। प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स ऑन टैक्सेशन एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, तो दोनों मांगे में। अगर कहता प्रिपेयर नोट ऑन टैक्सेशन तो टैक्स एक्सपेंस वाला, नोट ऑन डेफर्ड टैक्स तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाला। दो नोट हैं, एक एसओएफपी की आइटम है यानी डीटीएल और डीटीए, और एक इनकम स्टेटमेंट में टैक्स एक्सपेंस है। आपको सवाल से देखना पड़ेगा कि वो कौन सा वाला नोट मांग रहा है। इसमें दोनों मांगे हुए हैं। जो टैक्स या टैक्सेशन के नाम से नोट है वो एक्सपेंस वाला नोट है, और जो डेफर्ड टैक्स के नाम से है, वर्ड डेफर्ड आ जाए तो वो फिर बैलेंस शीट आइटम का नोट है। ठीक है, दो अलग अलग नोट्स हैं। ये मैं आपको, और आईएएस में तो सिर्फ ये कहा हुआ है कि नोट्स में क्या क्या डिस्क्लोज करना है। उसकी जो शक्ल है मुख्तलिफ कंपनीज को सामने रखते हुए, ये मैंने दो नोट्स के फॉर्मेट बनाए हैं। पहले ये देख लें डेफर्ड टैक्स वाला नोट, ये बहुत आसान है। हमने जो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग की होती है ना, जो कल से कर रहे हैं टेबुलर वर्किंग, उसमें हमने सारी लाइनें एक एक करके लिखी हुई हैं एसेट्स लायबिलिटीज। किसी पे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, किसी पे नेगेटिव आ रहा है। हमने डेफर्ड टैक्स का नोट कह के उन्हीं सारी लाइनों को दो हिस्सों में बांट देना है। पॉजिटिव वालों को अलग कर देना है, नेगेटिव वालों को अलग कर देना। ये वही काम है जो हम अपनी टेबुलर वर्किंग में कर रहे होते हैं। इधर ये जो कल से अब तक वर्किंग कर रहे हैं, किसी पे पॉजिटिव किसी पे नेगेटिव आ रहे हैं ना, तो जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको अलग कर लेते हैं, जो नेगेटिव आ रहे हैं उनको अलग कर लेते हैं। क्योंकि पॉजिटिव वाले को हम डीटीएल कह रहे हैं और नेगेटिव वाले को डीटीए कह रहे हैं। यही नाम जो हमने वर्किंग में लिखे हुए, पीपीई, राइट ऑफ यूज, इन्वेस्टमेंट, लीज लायबिलिटी, जो भी नाम लिखे हुए उनमें जिस पे यहां पॉजिटिव फिगर बन रही है वो अलग, और जिस पे नेगेटिव बन रही है वो अलग। और चूंकि हम नोट बना रहे हैं तो तमीज से हेडिंग्स आ जाएंगे। डेफर्ड टैक्स कंप्राइजेस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। इसमें वो लाइनें लिखनी है जिन पे हम एंड पॉजिटिव बना रहे हैं, और इनमें वो लाइनें लिखनी है जिन पे हम एंड नेगेटिव बना रहे हैं। इस साल वाली फिगर्स भी, पिछले साल वाली फिगर्स भी। साल के दौरान डेफर्ड टैक्स अभी जो पिछली और इस क्लास में सिखाया, एक तो ओसीआई आइटम्स पे राइज हो रहा है जो हम ओसीआई की एंट्री करते हुए लिख देते हैं, एक वो कन्वर्टेबल डेट के ऊपर आ रहा है जो एंट्री करते हुए लिख देंगे, और फिर फाइनली सबसे आखिरी काम क्या हो रहा है, P&L जो बैलेंसिंग करके निकल रहा है। ये वो दोनों तीन ही चीजें, और ये हम सवाल के अंदर जब डिस्क्लोजर मांगा हुआ है तो ये वाला कॉलम हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। ये आप अपनी बुक में लिख लेना, ये कॉलम हम बैलेंसिंग निकाला करेंगे। इस साल की वर्किंग से ये फिगर्स उठा के लिखेंगे, पिछले साल की वर्किंग भी शायद करनी पड़ेगी तभी सवाल में पूछा होगा, तो ये फिगर्स पिछले साल की वर्किंग से उठा के लिखेंगे। ये फिगर्स कहां से मिलेंगे?
जो इस साल में अगर कोई ओसीआई आइटम या वो इक्विटी आइटम राइज हुई होगी तो, और फिर ये कॉलम हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा। ये डेफर्ड टैक्स का नोट है। अगर आपसे डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा गया तो ये नोट है। ये देख लें, फाइल खोली हुई है तो ये देख लें, ये रीसेंट अटेम्प्ट का, ये देखें डेफर्ड टैक्स का नोट बनाया मैंने। इतनी तमीज से नहीं बनाया था, वो तो मैंने ज्यादा तमीज से बनाया है, तो आप ज्यादा तमीज से ही बनाए, लेकिन ओपनिंग ओसीआई और पीएनएल, ये डेफर्ड टैक्स का नोट है। अगर डेफर्ड टैक्स का नोट मांगा हो तो ये है। फिगर्स कहां से मिलेंगी? हमें वर्किंग से फिगर्स मिलेंगी, और नोट को लिखने के बाद ये पीएनएल वाला कॉलम हर लाइन का बैलेंसिंग है। हाँ जी, डेफर्ड टैक्स। अच्छा, अब टैक्सेशन का नोट देखें, ये थोड़ा सा गहरा है और इसमें ना कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कुछ लाइनें तो लिख दी हैं, लेकिन हो सकता है एग्जाम, मैंने अब तक के पास पेपर्स या ज़बानी सोच सोच के लाइनें लिख दी हैं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी चीज आ जाए जो कॉन्सेप्चुअली हैंडल करनी पड़े और वो मैं इसमें ना लिख पाया हूं, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट जानना बड़ा जरूरी है। इस नोट के ना दो हिस्से हैं। स्टिल रीडेबल है कि नहीं? रियान, इसमें देखो, पढ़ा जा रहा हूं। टैक्सेशन यानी जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आना है, वो दो चीजों से मिलकर बनना है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये जो करंट टैक्स, अच्छा आपके पास किताब हो ना तो आप ये ऑपरेशन कर लें किताब के साथ जो मैं बोर्ड पे करने लगा हूं। ये लाइट इनके बीच में आ रही है ना, कहीं इधर उधर हो रही है? यानी इससे परे पर है ना लाइट? ठीक है, ये अपनी किताब पे कर लीजिएगा काम। अच्छा, एक तो किताब में एक लाइन और लिख लें, ये मैंने किताब छपाने के बाद ध्यान किया था, मैंने बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डीटीए लिखा हुआ किताब में, उससे ऊपर एक ये लाइन और ऐड कर लें, और ऊपर सर क्या करेंगे आप लाइन लगा के साइड पे लिख लें, अमाउंट ऑफ डीटीए नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर, ये भी लिख लें। अमाउंट ऑफ डीटीए नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन करंट ईयर, पॉजिटिव लिखिएगा इसको। हाँ जी, लिखा। ये वो फिगर है जो हम करंट टैक्स की वर्किंग से निकाल रहे होते हैं। ये जो मैंने आपको कल कैफ के 2-3 सवाल कराए थे, करंट टैक्स की वर्किंग हम कर रहे होते हैं ना, ये वो फिगर होगी करंट टैक्स और करंट ईयर। सीफएफ में ये पॉइंट ना होने के बराबर है, कैफ में ही होता है, लेकिन बताना तो है। ये जो फिगर है ये सवाल में गिवन होनी चाहिए, करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। ये क्या होता है करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर? मैंने बताया था करंट टैक्स पढ़ाते हुए कि पुरानी कोई रिटर्न थी, उस पे टैक्स वालों ने अब असेसमेंट करके हमसे और एडजस्टमेंट मांगे भी हो सकते हैं, पुराने वापस भी करने हो सकते हैं, इसलिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको सवाल में गिवन होना चाहिए। और ये दोनों एक ही चीज है, यानी ये मैंने इधर स्टैटिक लगाया है, लेकिन ये कैफ की चीज है, ये इस पे ज्यादा टेंशन ना लेना। फॉर प्रायर ईयर या तो इस डब्बे में आएगा या इस डब्बे में आएगा। आपको गिवन होगा, दोनों में से किसी एक डब्बे में आएगा। करंट टैक्स के डब्बे का टोटल, ये जो अब तक हम 2-3 सवालों में डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालना सीखे हैं ना, वो ये वाली फिगर है। और ये मैं आपको ऐसे बता देता हूं, डेफर्ड टैक्स की जो वर्किंग बना रहे थे,
ये जो बैलेंसिंग फिगर टैक्स एक्सपेंस निकाला है ना, ये अब तक सालों में जो निकाल रहे थे, ये वो फिगर है जो इस डब्बे के बाहर आनी। ये अभी जो पिछले 2-4 सालों के अंदर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर है, वो इस डब्बे का टोटल होगा। अच्छा, ये मैं आज एक सवाल करा रहा हूं जिसमें इस डिस्क्लोजर की प्रैक्टिस, तो ये वाली चीज मैं कल बताऊंगा। ये वाली चीज मैंने यहां नीचे वर्किंग वन करा के लिखी हुई है। अब रह गई ये फिगर। तो ये फिगर आप जब इस डब्बे का टोटल लिख चुके हो तो ये फिगर आपने बैलेंसिंग निकालनी है। ये इस डब्बे की बैलेंसिंग फिगर है। हाँ भाई, ये नक्शे बना लिए तो मैं आगे चलूं। ये टोटल टैक्स एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट के फेस पे आना है, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मिला के। एक हिस्सा ये कंप्लीट हो गया, टैक्सेशन के नोट का एक हिस्सा ये हो गया मुकम्मल। अब हमने इस फिगर की एक रिकंसिलिएशन बनानी है, जिसको रिकंसिलिएशन भी कह सकते हैं और रिलेशनशिप बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्स एक्सपेंस भी कह सकते हैं। ये एक रिकंसिलिएशन टाइप चीज है। इस रिकंसिलिएशन टाइप चीज क्या स्टार्ट होगा पीबीटी से। पीबीटी यहां लिखेंगे, इस पीबीटी के ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट लगाएंगे और ये रिकंसिलिएशन स्टार्ट हो जाएगी। पीबीटी लिखकर डबल लाइन लगा दी और इसके ऊपर टैक्स रेट लगाया और हमारी ये रिकंसिलिएशन ये स्टार्ट हो गई। इसमें कुछ प्लस माइनस करते हुए अब स्क्रीन हटा लिया ना, तो इसके ऊपर एक फिगर आ रही है इधर आपकी किताब में, इसका सबसे एंड पे एक टोटल आ रहा है। ये इधर है, ये ब्राउन पट्टी के ऊपर आ रहा है, बताइए है, ये इससे मैच हो जाएगा। अगर ये रिकंसिलिएशन सही बना ली तो ये इसके बराबर आना चाहिए। ये हमारी रिकंसिलिएशन का एक क्रॉस चेक हो जाएगा कि ये इसके बराबर आना चाहिए। ये इधर जो एंड आंसर आ रहा है इसकी बात कर रहा हूं, ये इसके बराबर आएगा तो रिकंसिलिएशन टैली होगी। करंट टैक्स का डब्बा, डेफर्ड टैक्स का डब्बा, इसका टोटल टैक्स एक्सपेंस बना। फिर हमने एक रिकंसिलिएशन स्टार्ट की, पीबीटी लिखा, डबल लाइन लगा दी, पीबीटी पे टैक्स रेट लगाया, ये फिगर आई। अब इसमें जो भी प्लस माइनस करना है, इसका जो इधर आंसर आएगा ये इससे मैच होना चाहिए। ये इधर से लाइन उठाई है मैंने। जी इतने नक्शे बनाए। अच्छा, अब ये नक्शों के बगैर मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूं। अब मैं आपको ना इन सारी चीजों की रीजन समझाने लगा हूं। रीजन समझ आ गई तो फिर अगर कोई इनके अलावा भी आइटम सवाल में टेस्ट हुई तो आप कर सकेंगे। ये फिगर कैसे निकली? करंट और डेफर्ड टैक्स फॉर द ईयर को ऐड करके, पीबीटी पे टैक्स रेट लगा के, ये इसके बराबर आइडियली स्पीकिंग आना चाहिए था कि नहीं? हाँ, आना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? डेफर्ड टैक्स जब मैंने बल्कि आईएस 12 जब पहले दिन शुरू किया था तब बताया था कि करंट टैक्स टैक्स प्रॉफिट पे लगता है और अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट। मैंने सबसे पहले दिन एक नक्शा बनाया था, देखें जरा, सबसे पहले दिन जब आईएस 12 शुरू किया था, अगर नोट किया वो सारा कुछ इधर खड़े होकर मैंने यहां बहुत कुछ बनाया था। इस साइड पे बहुत सारी लाइनें इधर उधर निकाली थी, अकाउंटिंग प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट, फिर टैक्स प्रॉफिट पे मैंने रेट लगा के उसको करंट टैक्स कहा था। फिर डिफरेंसेस की मैंने 2 शाखें बनाई थी,
एक डिफरेंस वो था जो टाइमिंग की फर्क की वजह से है, एक वो था जो टैक्स वाले रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। तो डेफर्ड टैक्स किस पे बनाया था? जो टाइमिंग के ऊपर है। ये मैंने लेक्चर के पहले वाले, बिल्कुल IAS 12 के पहले लेक्चर में ये काम किया था। अगर पिछले सेशन वाले तो उसमें नहीं बनाया था इस तरह, ये इस दफा वाले में बनाया था। हाँ जी मिला। उसमें देखिए, अगर डिफरेंसेस की जो मैंने 2 शाखें बनाई थी, एक वो थे जो डिफरेंसेस टाइमिंग के फर्क है, और एक वो थे जो टैक्स वाले रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। अगर वो आइटम्स हो ही ना जो टैक्स वाले रिकॉग्नाइज नहीं करते, जो कि मैंने 4 एग्जांपल्स बताई थी जब डेफर्ड टैक्स सिखाया था, उन 4 में से पहली 3 में से कोई भी चेक कर लें, पीबीटी पे टैक्स रेट लगाएं तो आंसर कितना आ रहा है। जो मैंने आपको 4 एग्जांपल्स लेके डेफर्ड टैक्स सिखाया था, उन 4 में से पहली 3 कोई भी मिसाल, कोई भी ईयर, पीबीटी पे टैक्स रेट लगा के चेक करें। जी कितना आंसर आ रहा है? करंट डेफर्ड का टोटल आ रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि टैक्स प्रॉफिट पे रेट लगाया तो करंट टैक्स आ गया, और अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में जो फर्क था उस फर्क पे रेट लगाया तो डेफर्ड टैक्स आ गया। तो हमने जब करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को मिलाया तो टेक्निकली वही आंसर आना चाहिए जो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाने से आ रहा है। इसीलिए ये कॉन्सेप्चुअल रिकंसिलिएशन बनी हुई। इस पे रेट लगाते हैं और ये एक फिगर आती है। अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहा तो क्या वजह हो सकती है कि जो अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्स प्रॉफिट में फर्क थे उन सब पे डेफर्ड टैक्स नहीं बना। ये वजह हो सकती है। और एक और वजह यह हो सकती है कि टोटल टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालते हुए कुछ ऐसे मसले भी शामिल हुए हैं जो पुराने सालों से रिलेटेड है। क्या वो पीबीटी पे रेट लगाने से कवर हो सकते थे? क्यों? क्योंकि पीबीटी तो फॉर द ईयर है। तो कुछ ऐसे रीजंस को यहां प्लस माइनस करके साबित करना कि देखा यही मसले थे, अगर इसमें हम वो चीजें ऐड कर दें तो देखो बराबर आ रहा है। तो ये इस रिकंसिलिएशन का कॉन्सेप्ट है। अब वो मसले क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है, ये क्या है, जब ये है ही पुराने साल की एडजस्टमेंट तो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाने से कैसे आ जानी थी? तो इसलिए हमने जो फिगर ऊपर लिखी हुई है उसको एज इट इज यहां दोबारा लिखना पड़ता, तो ही इसके साथ मिलकर ये से टैली करेगा। ये टैक्स फॉर प्रायर ईयर हमें फिर खुद से यहां लिखना पड़ेगा। एक चीज, ये जो फैक्ट ऑफ रेट चेंज है, ये चूंकि कल बताऊंगा तो यही फिगर यहां लिखी होती है, ये तो ये मैं भी नहीं समझा रहा। बाकी चीजों को देखते हैं। हम डेफर्ड टैक्स उन आइटम्स पे बना रहे हैं जिन पे टैक्स वालों के साथ टाइमिंग का फर्क है, और जिन चीजों पे टैक्स वालों ने कोई रिकॉग्निशन करनी ही नहीं है, उन पे डिडक्शन देनी ही नहीं, उन इनकम से टैक्स लगाना ही नहीं, उन पे डेफर्ड टैक्स आएगा। तो ऐसी कोई मुआफ इनकम या हराम एक्सपेंस, मुआफ इनकम या हराम एक्सपेंस, अगर कोई मुआफ इनकम या हराम एक्सपेंस हमने फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंस बनाया हुआ है और उस पे तो टैक्स ट्रीटमेंट ही नहीं है, तो मसला क्या आ रहा है? हाँ जी, इधर देखें, मसला क्या आ रहा होगा? अगर कोई मुआफ इनकम है तो वो हमने अदर इनकम बनाई हुई है, इसके अंदर शामिल है, इस पे टैक्स रेट लगाया तो उस पे भी टैक्स लग गया, जबकि असल में इस पे टैक्स लगा है, तो इसलिए रेट लगा के वो माइनस कर देंगे। इसी तरह कोई हराम एक्सपेंस है, हमने तो एक्सपेंस बनाया हुआ है, हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, उस कम प्रॉफिट पे टैक्स रेट लगा तो उसकी भी बचत आ गई, जबकि वो तो टैक्स वालों की नजर में हराम है, तो वो हमें ऐड बैक करना पड़ेगा। किधर गया? ये और ये इनकम पे टैक्स रेट लगा के लेस कर दिया, एक्सपेंस पे टैक्स रेट लगा के ऐड कर दिया। और क्या फर्क हो सकता है? और ये फर्क हो सकता है कि पिछले साल हमने कुछ डेफर्ड टैक्स एसेट बनाना था, वो तब नहीं बनाया था। क्यों नहीं बनाया था? तब हमें हालात नहीं लग रहे थे कि उससे फायदा मिलेगा। यानी पिछले साल 40 मिलियन का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस था, पिछले साल कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस था 40 मिलियन का, 40 मिलियन का कैरी फॉरवर्ड लॉस था, इस पे डीटीए बनना चाहिए था। क्यों नहीं बनाया होगा?
हमें तब फ्यूचर में उम्मीद नहीं होगी, तो तब डीटीए नहीं बनाया। लेकिन इस साल हमें बहुत प्रॉफिट हो गया, तो उस 40 मिलियन का क्या हुआ होगा? ना ना, वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस क्या एडजस्ट कर लिया होगा। इस साल हमने उसका बेनिफिट ले लिया होगा, तो इस साल उसका बेनिफिट ले लिया होगा जब पे उस पर डीटीए बनाया नहीं हुआ था। तो इस साल हमने जब उस पर अचानक से बेनिफिट ले लिया होगा तो करंट टैक्स कम आ रहा होगा। इसलिए हमें वो डीटीए जो पिछले साल नहीं बनाया था लेकिन उसको इस साल क्लेम ले लिया, वो हमें यहां माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, पिछले साल चलते हैं। पिछले साल उस पर डीटीए बनाना बनता था, नहीं बनाया। बना लेते तो ये फिगर कम आ रही होती, नहीं बनाया तो ये ज्यादा ही आ रही है, इसलिए हमें वो फिगर ऐड करनी पड़ेगी। लास्ट चीज, अगर कोई इनकम ऐसी है जिसपे कोई डिफरेंट टैक्स रेट लग रहा है, जैसे कल वाले सवाल में डिविडेंड के ऊपर टैक्स रेट और था, इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स रेट और था। अगर कोई आइटम ऐसी है जिसपे हमने करंट या डेफर्ड टैक्स का जो रेट लगाया हुआ है वो इस नॉर्मल टैक्स रेट से डिफरेंट है, तो इसके ऊपर लेट्स से डिविडेंड पे 10% है डिविडेंड इनकम, इसके अंदर डिविडेंड इनकम शामिल है, इस पे 30% लगा लिया, तो उसमें शामिल डिविडेंड इनकम पे भी 30 लग गया, जबकि असल में तो उस पे 10 लगा हुआ, तो 20 ज्यादा लग गया, वो 20 माइनस कर देंगे। मैंने यहां ब्रैकेट से नहीं लगाया कि डिपेंड करता है कि ज्यादा है, तो अगर ज्यादा उस पर रेट लग गया हुआ है तो माइनस कर देंगे, कम लग गया हुआ तो ऐड कर देंगे। तो इस एरिया का लॉजिकल रीजन ये है कि ये वो अमाउंट्स हैं जो पीबीटी पे टैक्स रेट लगाने से ऑटोमेटिकली कवर्ड होकर से मैच नहीं हो रही हैं। हम अगर इसके लिए कुछ की पॉइंट्स याद रखना चाहें तो ये याद रख सकते हैं, या तो पिछले साल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट होगी जो ऊपर डली है वो डालनी पड़ेगी, या फिर टैक्सेशन रेट्स के फर्क होंगे, या कोई मॉफ इनकम और हराम एक्सपेंस होगा। अच्छा, चूंकि मैं उस सवाल का डेफर्ड टैक्स भी कल खुद निकाल चुका और परसों खुद उसका करंट टैक्स निकाला था, तो इसलिए मैंने आपको यहीं से वो दिखाता हूं। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 था, 3 था, 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, इसका मैंने परसों कहीं खुद करंट टैक्स सॉल्व किया था बोर्ड पे और कल खुद इसका डेफर्ड टैक्स सॉल्व किया था। चूंकि मैं कर चुका हुआ था तो मैं उसी को यहां जबानी दिखा देता हूं। इस सवाल की रिक्वायरमेंट असली वाली थी प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। अच्छा, आप लिख लें जो लिखना पहले, वो अगर कुछ लिख रहे हैं तो पहले लिख लें। लिख लिया? अच्छा, ये एक सवाल था प्रैक्टिस क्वेश्चन 3, इसका मैंने परसों करंट टैक्स निकाला था, कल इसका डेफर्ड टैक्स निकाला था, और इसकी असल रिक्वायरमेंट देखें क्या है। टैक्सेशन का नोट है, टैक्सेशन का नोट। चूंकि मैं ये दोनों चीजें कैलकुलेट कर चुका हुआ हूं इसलिए मैं इसको सॉल्यूशन से ही दिखा रहा हूं। करंट टैक्स निकाल लिया हुआ था, वो ये निकला था। फिर लास्ट पैराग्राफ था जिसमें पुरानी रिटर्न का एक मसला बताया था, टैक्स वालों ने एतराज किया था और हमें फिर उस पर टैक्स देना था गवर्नमेंट को, तो वो करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर आ गया। और ये कल टी अकाउंट बना के डेबिट साइड में मैंने 2.28 निकाला था, ये मैंने परसों कैलकुलेट किया था करंट टैक्स। ये इस सवाल का लास्ट पॉइंट है जिसमें पुरानी रिटर्न से रिलेटेड टैक्स वालों ने एतराज उठाया, तो करंट टैक्स फॉर प्रायर ईयर। और ये डेफर्ड टैक्स ये कल सवाल बना के डेबिट साइड पे निकाला था मैंने डीटीए के अकाउंट में, डीटीए के। ये करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स ऐड होकर टोटल टैक्स एक्सपेंस बन गया। और अब हमने इसका अगला पोर्शन क्या करना है, वो रिकंसिलिएशन वाला। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा उसका, पीबीटी। ये पीबीटी आया, सवाल में पीबीटी 80 मिलियन दिया हुआ है, इस पे टैक्स रेट लगाया, इसको टैली इवेंचुअली किससे करना है, इससे। फर्क क्यों होगा, एक तो वो जो प्रायर ईयर का टैक्स था, फिर इस सवाल में एक हराम एक्सपेंस आ रहा था 1 मिलियन की, कोई पेनल्टी थी शायद, और इसी तरह से एक 5 मिलियन की माफ इनकम आ रही थी, ये ऊपर टेबल में दी हुई थी। ये देखें, ये एक माफ इनकम थी और ये एक हराम एक्सपेंस था। तो टैक्स फॉर प्रायर ईयर आया, माफ इनकम आई और ये हराम एक्सपेंस आया, तो ये टैली कर गया। ये 26 ऊपर वाले 26 से टैली करना, ये टैक्सेशन का नोट है। हाँ जी,
अच्छा ये भी मैं चूंकि कल डेफर्ड टैक्स निकाल चुका था ना, तो इसमें भी एक जबानी बता सकता हूं। 5 मिलियन की डोनेशंस थी जो टैक्स वालों ने अलाउ नहीं करनी थी, हराम एक्सपेंस, ये रिकंसिलेशन में आएगा। फिर उसके अलावा बाकी सब पे नॉर्मल टैक्स रेट 30% लग रहा था, लेकिन जो डिविडेंड इनकम थी उसमें 10% लग रहा था, तो जो 20 ज्यादा लग गया, ये वो 20 लगा के लेस कर दिया। एक एग्जाम्प्ट इनकम थी उसमें और ये वो हराम एक्सपेंस था, तो ये टैक्सेशन का नोट होता है। अच्छा ये एक ना कैफ का सवाल है, अगर हिम्मत करते हैं तो बोर्ड पे करा देता हूं, खुद ट्राई करना है तो खुद ट्राई कर लेना। हाँ जी है नहीं, आप बताएं, मैं तो कर देता हूं बोर्ड पे। हाँ भाई जवान, पहले किया कभी? ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 8। अच्छा ये जो गिनती के इतने से लोग रह गए, करेंगे तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं बोर्ड पे करूंगा। क्या ये पार्ट ए पार्ट बी दोनों रिक्वायर्ड है? पार्ट बी में दोनों साल का डेफर्ड टैक्स निकालना है और पार्ट ए में टैक्स का नोट बनाना है। इसमें एक ये जो पिछली क्लास में बताया था इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाली, ये वो पॉइंट आ गया इसके अंदर एक, और बाकी फिर जैसे 2 दिन से कर रहे हैं वैसा ही है। चलिए अगर आप ये कल कराते हैं तो मैं पहले इसकी डिस्कशन करके फिर सीफैप की नई चीजें बता के और फिर सीफैप के पास पेपर के सवाल कराता हूं। ठीक है, अल्लाह हाफिज।